ये हमें रास्ता दिखाएगी ग्रैंड लाइन तक का, और जोरो का बहुत सारा खून बह रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि कैप्टन बगी मरा नहीं है। इन्हें क्या लगा कि मैं अपनी तोप से मारा जाऊंगा? हाँ मुझे, क्या तुम वहाँ पर हो? हाँ सर, मैं यहीं पर हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं जोरो का सर आपके पास लेकर आऊँ। हाँ ये बहुत ही अच्छा होगा, जल्दी जाओ। जोरो बहुत मुश्किल से लूफी को खींच रहा होता है। तभी नामी को याद आता है कि इस पिंजरे की चाबी उसके पास है, और जैसे ही इसे बाहर निकालती है तो यहाँ पर एक डॉगी इस चाबी को निगल जाता है। ये देखकर लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। साले तेरी वजह से मैं फंस गया यहाँ पे, वापस दे उसको। और तभी इस टाउन का मेयर यहाँ पर आ जाता है और बोलता है चाओ चाओ को परेशान मत करो। मेयर देखता है कि जोरो बुरी तरह से घायल है। मेयर जोरो की पट्टी वट्टी करता है और उसे सुला देता है। और मेयर लूफी और नामी से मिलता है और इन दोनों को बताता है कि इस कुत्ते का नाम है चाओ चाओ, और इनके ठीक पीछे जो दुकान है ये 24 घंटे इसकी रक्षा करता है। ये दुकान इस कुत्ते के मालिक की थी, पर इस दुकान का मालिक मर चुका है और ये कुत्ता आज तक उसके इंतजार में यहाँ पर बैठा हुआ है। ये सुनकर लूफी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। और तभी मोजी यहाँ पर पहुँच जाता है। अरे ये तो मोजी है, बीस्ट टेमर मोजी यहाँ पर आ गया, भागो। और तभी लूफी के सर के ऊपर एक बहुत बड़ी परछाई आती है। मेरा नाम है बीस्ट टेमर मोजी और मैं बगी का एक क्रू का मेंबर हूँ। और मोजी एक शेर के ऊपर बैठा होता है। मुझे बस ये बताओ कि जोरो कहाँ पर है, मैं उसका सर काटना चाहता हूँ। लेकिन लूफी उसे बताने से मना कर देता है कि जोरो कहाँ पर है। और मोजी का लॉयन लूफी पर हमला कर देता है। चोचो बुरी तरह से पिट रहा होता है। मोजी इसे बुरी तरह से मारता है। चोचो अपने मालिक से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसकी हर एक काम में मदद करता था, चाहे गाड़ी खिंचवाने में हो, खाना बनवाने में हो, हर चीज में अपने मालिक का साथ देता था और अपने मालिक से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इसलिए मरते दम तक अपने मालिक की दुकान की रक्षा करने के लिए डटा रहता है। चोचो खून से लथपथ होता है लेकिन फिर भी हार नहीं मानता और मोजी चोचो के मालिक की दुकान को जलाकर यहाँ से चला जाता है। मोजी पूरे शहर में जोरो को ढूंढने लगता है और तभी लूफी इनके सामने आ जाता है। मोजी लूफी पर हमला करता है, पर लूफी अपने हाथों को बड़ा करके किसी जलेबी की तरह घुमाकर उस शेर के मुंह को पकड़ लेता है और उस शेर को भी गोल गोल घुमाकर उसको मार देता है। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। तुम्हारे माफी मांगने से उस कुत्ते का घर और उसकी मेमोरीज वापस नहीं आ जाएंगी, और अब मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर एक लात मारने वाला हूँ। तुमने बहुत गलत किया, और उसे जमीन पर पटक देता है। और इस तरफ चोचो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसके मालिक की आखिरी निशानी जा चुकी है। नामी चोचो को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। आखिर वो भी एक पायरेट था और तुम भी एक पायरेट हो। उस कुत्ते का सब कुछ छीन लिया, काश वो मोजी तुम्हें खा जाता। तुम पायरेट्स पे बिल्कुल भी दया नहीं है। और लूफी चोचो को एक पेट फूड देता है उसके मालिक की आखिरी निशानी के तौर पर। माफ करना मेरे दोस्त, मैं सिर्फ इतना ही बचा पाया। और चोचो उस पेट फूड को अपने मुंह में लेकर यहाँ से चला जाता है। गुड लक मेरे दोस्त, तुम्हारा सफर बहुत बढ़िया रहे। नामी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि लूफी अच्छा बंदा है भाई, इतना भी बुरा नहीं है। लूफी बाकी पायरेट्स जैसा नहीं है। और इस तरफ मोजी कैप्टन बगी के पास जाता है। माफ करना, मैं उसे हरा नहीं पाया, मैं फेल हो गया। तेरे से ये उम्मीद नहीं थी मुझे, एक बच्चे से पिट गया तू है। बगी बॉल्स को तैयार किया जाए, अब मुझे ही कुछ करना होगा। स्पेशल बगी बॉल का यूज करके हर तरफ तबाही मच जाती है और ये तीनों भी इस धमाके को नोटिस करते हैं। और शिट, उस घर में तो जोरो सो रहा था जो भी फटा। लगता है जोरो नहीं बचा होगा, पर तभी हम देखते हैं कि जोरो जिंदा होता है। अरे जोरो तुम जिंदा हो, शुक्र है। 40 साल लगा दिए मैंने इस टाउन को बनाने में, किसी अरे गहरे को इसे तबाह करने नहीं दूंगा। वो कैप्टन बगी नहीं बचेगा। अरे रुक जाओ, तुम एक बूढ़े इंसान हो, तुम कुछ नहीं कर सकते अभी। पर मेयर नहीं सुनता और कैप्टन बगी को मारने के लिए चला जाता है। अरे नामी यार चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा उसे। लूफी मैं अभी तुम्हारे साथ रहूंगा। और इस तरफ कैप्टन बगी की सेकंड बगी बॉल तैयार हो चुकी है। पर तभी मेयर यहाँ पर पहुंच जाता है। बगी दा जोकर बाहर आ जाओ, हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो। लगता है ये बुड्ढा सठिया गया है। और कैप्टन बगी अपने कटे हुए हाथों से मेयर का गला दबाने लगता है और उस पर बगी बॉल को चलाने का ऑर्डर दे देता है। पर तभी लूफी यहाँ पर आकर मेयर को बचा लेता है। और अब मैं तुम्हारी पिछवाड़े पर एक किक मारूंगा, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था। तेरी ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुझे बताता हूँ। मेयर बगी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। पर तभी लूफी मेयर के सिर के ऊपर एक जोरदार हमला करके उसे बेहोश कर देता है। साले ये क्या कर दिया तूने? अबे हमारी टीम का था ये। अरे नामी यार चिंता मत करो, मैंने ये इनकी भलाई के लिए ही किया है। हाँ लूफी अच्छा ही किया तुमने। वैसे भी अगर ये कैप्टन बगी से भिड़ता तो मारा जाता, पर साले इसके सिर पे की मारा, कहीं और मार देता। माफ करना। हे बड़ी नाक वाले कैप्टन बगी। कैप्टन बगी ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके सारे क्रू मेंबर्स ये सुनकर हंसने लग जाते हैं। लूफी पागल है तू, मरेगा साले। कैप्टन बगी अपनी बगी स्पेशल को तैयार करता है। तो ठीक है ये भड़क चुका है, तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं इसे दिखता हूँ। कैप्टन बगी अपनी बगी स्पेशल वेपन का यूज करके लूफी पर हमला कर देता है। पर तभी लूफी अपने पेट को गुब्बारे की तरह फुला लेता है और बगी स्पेशल को अपने पेट के अंदर लेकर वापस उसी की डायरेक्शन में फेंक देता है और उन पर एक जोरदार हमला कर देता है। पीछे नामी ये सब देखकर परेशान हो रही होती है। तो इंसान भी है कि क्या है तू साले लूफी? लगता है इस अटैक से इसका आधा करोड़ चुका है और शायद कैप्टन बगी भी। और तभी हम देखते हैं कि कैप्टन बगी मरा नहीं है, उसने दो पायरेट्स को एक शील्ड की तरह यूज करके खुद को बचा लिया और मोजी भी जिंदा होता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं जिंदा हूँ? कैप्टन बगी यही है वो बंदा, इससे बचकर रहना, ये बहुत खतरनाक है, ये रबड़ का बना है, अपने हाथ पैर बड़े कर सकता है। और तभी काबाजी नाम का एक और विलन यहाँ पर आ जाता है जिसने अपने हाथ में मोजी के लॉयन को पकड़ा होता है। तूने ये क्या हालत कर दी है मेरे शेर की? अरे मैंने इसे एक शील्ड की तरह यूज किया, मुझे माफ करना। मोजी का शेर बहुत ज्यादा घायल हो चुका है और गुस्से में काबाजी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी काबाजी इसे एक लात मार के उड़ा देता है और लगे हाथ लूफी भी इसे एक लात मारता है और मोजी दीवार में भिड़कर बेहोश हो जाता है। काबाजी कैप्टन बगी के पास आता है। सर मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। तो ठीक है, अपना एक्रोबैट डांस दिखाओ इन सभी को। और तभी काबाजी अपनी एक साइकिल निकालता है और लूफी की तरफ आगे बढ़ता है एक तलवार लेकर। और जैसे
जैसे ही लूफी को मारने वाला होता है तभी जोरो इसके सामने आ जाता है। तुम तलवार से लड़ते हो? हाँ, आ जाओ मुझसे लड़ाई करो। काफी खुशकिस्मत हूँ मैं कि तुमसे लड़ने का मौका मिला मुझे जोरो। काबाजी की नजर जोरो की घाव पड़ जाती है। तुम तो पहले से ही जख्मी हो, तुम कैसे लड़ोगे? मैं जख्मी होने के बाद भी तुम्हें हरा सकता हूँ। और तभी काबाजी अपने मुंह से आग उगलने लगता है और जोरो के गहरे घावों पर जानबूझकर हमला करता है। ये तो चीटिंग है, ये तो जोरो की घाव पर हमला कर रहा है। चीटिंग करते हो? हाँ, कोई बात नहीं। काबाजी फिर से जोरो पर हमला करता है। अबे लूफी खड़ा क्या है, उसकी हेल्प कर ले जाके। काबाजी जोरो की तरफ एक आखिरी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी जोरो खड़ा हो जाता है और काबाजी जोरो के पेट में तलवार घुसा देता है। जोरो! और काबाजी उसी जगह पर तलवार घुसाता है जहाँ पर जोरो की चोट लगी हुई है। कोई बात नहीं, अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि तुझ में और मुझ में क्या फर्क है। क्या बात है जोरो, बहुत कूल लग रहे हो। अगर मैं तेरे जैसे एक मामूली इंसान से हार गया तो मैं इस दुनिया में सबसे बेहतरीन तलवारबाज कैसे बनूंगा? मैं तुझे हरा कर ही रहूंगा। जोरो एक तलवार को अपने मुंह में रखता है और 2 तलवार अपने हाथों में पकड़ लेता है अपने 3 स्टाइल को यूज करने के लिए। पर नामी को इनकी फाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और कैप्टन बगी का खजाना ढूंढने के लिए बेसमेंट के अंदर जाने लगती है। काबाजी एक खतरनाक टेक्निक को यूज करता है, एक्रोबैट टेक्निक, द डांस ऑफ 100 कामिकाजे टॉप्स, और बहुत सारे लट्टुओं को जोरो की तरफ फेंकता है। लेकिन जोरो अपनी तलवार से सभी लट्टुओं को काट देता है और तभी जोरो नोटिस करता है कि पीछे से कैप्टन बगी का हाथ और ऊपर से काबाजी भी उस पर तलवार लेकर आ रहा है, उस पर हमला करने के लिए। चीटिंग पर उतर चुके हो अब? हाँ, कोई बात नहीं। पर तभी लूफी कैप्टन बगी के हाथ पर पैर रख देता है। जोरो की फाइट से दूर रहो, समझे? और इस तरफ नामी को कैप्टन बगी के खजाने में से ग्रैंड लाइन का मैप मिल जाता है और इस तरफ काबाजी जोरो को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। मैं बहुत इंप्रेस हुआ, इतना बड़ा घाव है तुम्हारे पेट पर, फिर भी मुझसे फाइट कर रहे हो। क्या बात है, तुम्हारे बारे में मैंने जो भी सुना था वो सब कुछ सच निकला। काबाजी जोरो पर एक आखिरी बार हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी जोरो अपने स्पेशल अटैक ओनिगिरी को यूज करता है। ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक है और जोरो काबाजी का सीना चीर देता है और इसका खेल यहीं पर खत्म हो जाता है और जोरो इसे हराने के बाद यहीं पर सो जाता है। और तभी कैप्टन बगी लूफी के सामने आ जाता है। अब तुम्हें खत्म करने के बाद मैं ग्रैंड लाइन जाऊंगा। हाँ, मैं भी वहीं पर जाना चाहता हूँ, मुझे पायरेट्स का राजा बनना है। तेरी ये बात है और तेरी ये टोपी मुझे उसी लाल बाल वाले आदमी के बारे में याद दिला रही है। क्या लाल बाल वाला आदमी? क्या तुम उसे जानते हो? हाँ, जानता हूँ, पर क्या फर्क पड़ता है? ये जानने के लिए अब तुम नहीं बचोगे। बगी अपने हाथ में बहुत सारी नाइफ्स को भर लेता है, अपने हाथ को अलग करता है और लूफी पर हमला कर देता है किसी चक्री की तरह घुमाकर। लूफी अपने हाथ को बड़ा करके उसके अटैक को डॉज करता है और अपनी गम पिस्टल का यूज करके जैसे ही बगी पर हमला करता है तो कैप्टन बगी अपनी गर्दन को ही अलग कर देता है और तभी बगी का चाकू वाला हाथ लूफी की तरफ फिर से आगे बढ़ता है। लूफी उसे डॉज कर लेता है लेकिन इसमें उसकी हैट थोड़ी सी कट जाती है। यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरी हैट को डैमेज कर दिया, अब तू नहीं बचेगा। कैप्टन बगी लूफी पर हमला कर देता है और उसकी टोपी के अंदर 3 छेद हो जाते हैं और लूफी को शैंक्स की याद आ जाती है। शैंक्स ने बहुत भरोसा करके लूफी को ये टोपी दी थी, ये उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। अरे क्या टोपी है ये तेरी, मिस्त्रियों वाली? मुझे ये टोपी उसी की याद दिलाती है। तुम जानते भी हो ये किसकी टोपी है? ये शैंक्स की टोपी है, एक महान पायरेट की। तुम इस बात को कभी नहीं समझ सकते। बगी उस टोपी को नीचे पटक देता है। अच्छा, तो तुम उससे शैंक्स की बात कर रहे हो? हाँ, मैं जानता हूँ उसे, मैंने उसी के साथ ट्रेनिंग ली है पायरेट बनने की। हम 1 साल पहले एक साथ ही काम किया करते थे। और बगी लूफी की टोपी को कुचल देता है। शैंक्स एक महान आदमी था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लूफी कैप्टन बगी पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। बता मुझे शैंक्स कहाँ पर है, तुझे यहीं पर मार डालूंगा वरना। मैं उस शैंक्स को कभी माफ नहीं करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक उसे गाली देता रहूंगा। अब इसके बाद हम शैंक्स और बगी का पास्ट देखते हैं। शैंक्स और बगी आपस में लड़ रहे होते हैं। मैं जाऊंगा नॉर्थ पोल में, नहीं हम लोग साउथ पोल जाएंगे, समझ गया तू? और तभी पीछे से कैप्टन यहाँ पर आता है और इन दोनों के एक मुक्का मार देता है। किसे फर्क पड़ता है तुम लोग कहाँ जाने वाले हो, चलेगी तो मेरी है। सब लोग सुनो, लड़ाई का समय हो चुका है, सभी लोग तैयार हो जाओ। और एक एनिमी पायरेट शिप पर कैनन्स फायर करके हमला कर देते हैं और हमारी शिप और एनिमी शिप के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है। और तभी बगी को लड़ाई करते हुए एक एनिमी की पॉकेट के अंदर एक मैप मिलता है। ये एक ट्रेजर मैप होता है। क्या बात है, ये तो एक खजाने का नक्शा है। लगता है मुझे पता चल चुका है कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। हे दोस्त, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हें आखिर करना क्या है जिंदगी में? अरे हाँ यार, मुझे अपना एक क्रू बनाना है और पूरी दुनिया घूमनी है। क्या बात है, क्या तुमने डेविल फ्रूट के बारे में सुना है? अरे हाँ हाँ, हमें वो लूट में मिला है। उससे जो कोई भी खाता है उसके अंदर असीमित शक्तियाँ आ जाती हैं, अलग अलग तरह की। पर जो भी एक डेविल फ्रूट को खा लेता है तो समुद्र उससे नफरत करने लगता है और उस आदमी से तैरने की शक्ति छीन लेता है। कोई बेवकूफी होगा जो उसे खाएगा, पर मैं उसे बेच सकता हूँ। और अगली ही सुबह बगी उस डेविल फ्रूट को खा जाता है सभी के सामने। ओ अबे, ये क्या कर दिया इसने? ये खा गया उसे। हे बगी, तुम्हें अपने शरीर के अंदर कुछ अलग लग रहा है क्या? अरे नहीं यार, मुझे तो कुछ भी अलग नहीं लग रहा। ये तो बस एक नॉर्मल फल था, कोई डेविल फ्रूट नहीं। मुझे तो पता ही था डेविल फ्रूट जैसा कुछ नहीं होता। पर थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि बगी ने असली फल को छुपा दिया था और उन सभी के सामने नकली वाला डेविल फ्रूट खाया था। और अब ये इस फल को 100 मिलियन बेरीज में बेचने वाला है और खुद का एक क्रू बनाएगा पायरेट्स का और उस ट्रेजर मैप की हेल्प से खजाने को ढूंढेगा। और तभी पीछे से शैंक्स यहाँ पर आ जाता है और हड़बड़ी में बगी उस डेविल फ्रूट को खा लेता है। हे बगी, क्या हाल है? साले हाल चाल के लगते हैं, तेरी वजह से मैंने डेविल
फ्रूट खा लिया और वो ट्रेजर मैप समुद्र के अंदर डूब जाता है। बगी उस मैप को बचाने के लिए समुद्र के अंदर डुबकी लगा देता है, पर जैसे ही समुद्र के अंदर कूदता है तो वो नोटिस करता है कि उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे और उसकी स्विम करने की एबिलिटी खत्म हो चुकी है। डेविल फ्रूट अपना काम करना चालू कर चुका है। हे बगी, तुम तैर क्यों नहीं रहे? तुम तो बहुत अच्छे स्विमर हो ना? और शैंक्स ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। बगी और समुद्र के अंदर कूद जाता है बगी की जान बचाने के लिए। और इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। हाँ, तो शैंक्स ने तुम्हारी जान बचाई। हाँ, उसने मेरी जान बचाई, लेकिन मैं अपने प्लान में 10 साल लेट हो गया और पानी में ना सही जमीन पर तो मैं खजाना ढूंढ ही सकता हूँ। हे ऑरेंज बालों वाली लड़की, मेरा खजाना मुझे वापस दे। कैप्टन बगी अपनी आधी बॉडी से ही नामी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि इस तरफ लूफी ने कैप्टन बगी के टांगों के बीच में एक लात मार दी है और उसे रोक दिया है। इस तरफ गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि मेयर को गांव वापस आने में बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और ये सभी लोग फैसला करते हैं कि ये लोग अब टाउन में जाकर खुद मेयर को वापस लेकर आएंगे। और इस तरफ कैप्टन बगी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि नामी ने उसका ट्रेजर चुरा लिया है और अपने सबसे पावरफुल अटैक फेस्टिवल का यूज करता है, जिसमें उसकी बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है। कैप्टन बगी नामी पर हमला कर देता है और चाकू से उस पर वार करने ही वाला होता है, पर तभी कैप्टन बगी को कुछ फील होता है और लूफी कैप्टन बगी के पैरों को पकड़कर उस पर गुदगुदी करने लगता है और फिर आखिर में उसके पैर पर एक जोरदार हमला कर देता है और कैप्टन बगी का वो आधा शरीर रोने लग जाता है। पर कैप्टन बगी अपने खजाने को अपने हाथों से पकड़ लेता है। छोड़ दे मेरे खजाने को, अब तुम मरोगी। पर तभी लूफी यहाँ पर आकर कैप्टन बगी के अटैक को फेल कर देता है और कैप्टन बगी का सारा खजाना उस थैले के कटने की वजह से नीचे बिखर जाता है। हे लूफी, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। लूफी कैप्टन बगी पर गम का यूज करके उसे हवा में उड़ा देता है और कैप्टन बगी की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। पर लूफी अपनी हैट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी हैट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लूफी चिंता मत करो, मैं इस हेड को ठीक कर दूंगी। तुमने मेरी जान बचाई है। क्या सच में तुम इसे ठीक कर सकती हो? हाँ, तुम चिंता मत करो। एक काम करो, ये वाला बैग तुम पकड़ो। और नामी आधा खजाना लूफी को दे देती है और उसे ग्रैंड लाइन का मैप भी दे देती है। ये लो लूफी, इसे तुम रखो। क्या बात है, ये लूफी जोरो के पास जाकर उसे एक थप्पड़ मारकर उठाता है। साले जोरो उठ जा, कितना सोएगा? ये देख, हमें एक नई नेविगेटर मिली है, अब से ये हमारी टीम में है। अरे लूफी, मेरा बहुत खून बह चुका है यार, मैं चल नहीं सकता। और मेयर को ढूंढते ढूंढते गांव वाले यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ओए लड़के, हमारे मेयर कहाँ पर है? और तभी इन गांव वालों को मेयर मिल जाता है, पर मेयर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। मेयर, आपकी हालत किसने की? माफ करना यार, इनकी हालत मैंने ही की है। सभी गांव वाले लूफी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। क्या ये तूने किया? अब नहीं बचता तू। अबे लूफी क्या बोल रहा है? अरे भाई साहब, ये हमने जानबूझकर नहीं किया, हमने इनकी जान बचाने के लिए सब किया था। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सभी लोग पायरेट्स हो? अरे नहीं, हम पायरेट्स नहीं है। हाँ, हम लोग पायरेट्स हैं। कोई तकलीफ है क्या? जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। तुम पायरेट्स ही हो, हमारे मेयर पर हमला किया, तुम नहीं बचोगे। और ये सारी बातें सुनकर जोरो बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। अरे यार लूफी, तू भी कमाल का यार। लूफी, इतना सच बोलने की क्या जरूरत है तुझे? मरवाएगा तो किसी दिन हमें। और लूफी जोरो को अपने कंधे पर उठाकर यहाँ से भागने लगता है और सभी गांव वाले इन तीनों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। गांव वालों से बचते बचते ये लोग एक गली के अंदर पहुंच जाते हैं और तभी चोचो इनके सामने आ जाता है। चोचो इन तीनों को आगे जाने देता है, लेकिन उन्हें गांव वालों को वहीं पर रोक देता है। और डॉगी हट जा, वो लोग पायरेट्स हैं, उन्होंने हमारे मेयर पर हमला किया, वो उन्हें मारकर भागे हैं। हट जा चोचो, हमें जाने दे यार। लेकिन चोचो उन्हें नहीं जाने देता और उन पर लगातार भौंकता रहता है। और लूफी जाते जाते चोचो को शुक्रिया बोलता है। चोचो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भागते भागते ये तीनों एक बोट के पास पहुंच जाते हैं और तभी वो तीनों पायरेट्स यहाँ पर आ जाते हैं जिन्हें नामी ने बेवकूफ बनाकर उन्हें समुद्र में मरने के लिए छोड़ दिया था। ओए लड़के, ये खजाना हमारा है, इसे चुपचाप हमें दे दे। और ये कौन है? ओए उठ जा, मेरे को इग्नोर कैसे कर रहा तू है? जोरो गुस्से में इस बंदे को एक डेथ चीयर देता है। हाँ, कौन है? और जैसे ही देखते हैं कि ये जोरो है, ये तीनों बुरी तरह से डर जाते हैं। अरे माफ करना यार, गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जुबान टूट गई। और इस तरफ मेयर जाग जाता है और गाँव वाले मेयर को बताते हैं कि वो तीनों बच्चे इन्हें मार कर भाग गए हैं। मेयर ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? उन्हें तो मैं बताता हूँ। और मेयर भगते भगते इन तीनों के पास जाता है, पर ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते लूफी पीछे मुड़कर देखता है कि मेयर किनारे पर खड़ा है। तुम तीनों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। दादू, अपना ख्याल रखना, अपने पीछे तो देखिए जरा। और मेयर पीछे मुड़कर देखता है कि लूफी उनके लिए बहुत सारा खजाना छोड़कर गया है, पर नामी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने 5 मिलियन का सोना फ्री में इस मेयर को दे दिया है। लूफी तो पागल है क्या? अरे यार, उनका टाउन खराब हो गया था, उसे वापस बनाने के लिए पैसे तो लगते ना। और नामी गुस्से में लूफी का सर पानी के अंदर डुबाने लगती है। तुम मर साले, तू किससे काम कर रही है? अरे नामी, मुझे बाहर निकाल, मैं मर जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता। लगता है इस सफर में बहुत मजा आने वाला है। अब अगली सुबह हम एक विलेज को देखते हैं और एक आदमी भागते भागते चिल्लाता है, पायरेट्स ने हम पर हमला कर दिया है, अपनी जान बचाकर भागो। इस बंदे का नाम है कैप्टन उसॉप। इस तरफ हम लूफी को देखते हैं और नामी बताती है कि ग्रैंड लाइन जहाँ पर ये लोग अभी जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है, पर जाने से पहले इन्हें बहुत सारे खाने और हथियारों की जरूरत पड़ेगी। पास में ही एक आइलैंड है, हम वहाँ पर जाकर कुछ हथियारों को ढूंढ सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, वहाँ से हम थोड़ा मीट भी इकट्ठा कर लेंगे, बहुत भूख लग रही है। इस तरफ उसॉप बोलता है, पायरेट्स आ रहे हैं, अपनी जान बचाकर भागो। और तभी अचानक से हंसने लग जाता है। कैसा लगा मेरा मजाक? और तभी कोई इस पर बर्तन से हमला कर देता है और सारे गांव वाले हमेशा की तरह इसके पीछे पड़ चुके हैं। साले झूठे, यहाँ से भाग जा, अभी पिट जाएगा तू। आ गए ये लोग, आ जाओ, पकड़ने की कोशिश करो मुझे। सभी गांव वाले इसके पीछे पड़ जाते हैं, पर उसॉप हर बार की तरह कहीं पर छुपने में कामयाब हो जाता है और गांव वाले इसे नहीं ढूंढ पाते। उसॉप सो रहा होता है और तभी इसके 2 चेले यहाँ पर आ जाते हैं, पेपर और कैरेट। और इसका तीसरा चेला अनियन
भागते हुए आता है। बॉस, एक बुरी खबर है, पायरेट्स ने हम पर हमला कर दिया है। क्या सच में? हाँ सर, ये बिल्कुल सच है। वो कैप्टन बगी के पायरेट्स है। मैंने उनके झंडे पर कैप्टन बगी का लोगो देखा था। ओह मैन, शिट। और इस तरफ जोरो, लूफी और नामी इस आइलैंड पर पहुंच चुके हैं और तभी जोरो अपनी तलवार निकाल लेता है। लूफी बचकर रहो, हमारे आसपास कुछ लोग हैं। और तभी कोई लूफी के पैरों पर हमला कर देता है और तभी सामने इन्हें उसॉप के बहुत सारे झंडे दिखाई देते हैं। वाओ, ये कितना कूल है, मुझे भी एक ऐसा चाहिए यार। हाँ, तो मैं हूँ कैप्टन उसॉप, इस विलेज का लीडर, और अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो मेरे सामने अपना सर झुकाना होगा। मेरे पास कुल 80 मिलियन सोल्जर्स हैं, तुम नहीं बच सकते। नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। शिट, ये लड़की तो बहुत तेज है, इसने मेरा झूठ पकड़ लिया। हाँ, तुम झूठ कह रहे हो। तुम्हारे पास सिर्फ 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे है ना। और ये तीनों बच्चे नामी के डर से यहाँ से भाग जाते हैं और उसॉप लूफी और जोरो को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। मैं तुमसे कैसे जीतूंगा भाई, तुम तो दिखने में इतने डरावने हो, मुझे माफ कर देना। और लूफी और जोरो जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। लूफी इस बंदे को पहचान लेता है और बोलता है, एक सेकंड, तुम यासुब के बेटे हो ना, है ना? उसॉप पहाड़ से नीचे गिर जाता है। अब मेरे फादर को कैसे जानते हो? अब इसके बाद ये चारों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं कुछ खाने के लिए और लूफी उसॉप को बताता है कि इसके फादर शैंक्स के क्रू के एक मेंबर थे और एक बहुत अच्छे शार्प शूटर थे। हे दोस्त, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल तुम्हारे फादर जैसा लगता है। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। लूफी उसॉप के फादर यूसॉप से बहुत ज्यादा इंप्रेस रहता था उनकी शार्प शूटिंग स्किल्स की वजह से। वाह, आप भी कैसे करते हो? बच्चे, ये कोई आसान काम नहीं है। मेरा एक बेटा है तुम्हारी ही उम्र का, उसका नाम उसॉप है। उसॉप, तुम्हारे फादर तुम्हारे बारे में बहुत बात करते थे। क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो हमें एक शिप दे सकता है? दरअसल हमें ग्रैंड लाइन तक जाना है और उसके लिए हमें एक बहुत बड़ी शिप चाहिए होगी। हाँ, मैंने सुना तो है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेंशन है, शायद हमें वहाँ पर कुछ शिप मिल जाए। अबे ओ, उधर मत जाइयो, ठीक है ना भाई, मेरा हो गया, मैं जा रहा यहाँ से। अरे इसे क्या हो गया? और इसके बाद हम उसी मेंशन को देखते हैं। ये इस विलेज का सबसे बड़ा मेंशन होता है और यहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं और इस मेंशन के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम है मिस काया। उसॉप उस मेंशन के बाहर आ जाता है और एक सीक्रेट झाड़ियों के रास्ते से अंदर जाने की कोशिश करता है मिस काया से मिलने के लिए। काया को पता चल जाता है कि उसॉप यहाँ पर आ चुका है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उसॉप, मुझे तुमसे मिलने की इजाजत नहीं है, पर मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अरे इन सब की परवाह कौन करता है यार। और उसॉप इसे अपनी फेक बहादुरी की स्टोरीज सुनाया करता है, पर काया को नहीं पता कि ये एक नंबर का फट्टू इंसान है और सारी कहानियां झूठी हैं। और इस तरफ रेस्टोरेंट में ये तीनों नन्हे पायरेट्स पहुंच चुके हैं। तुम लोग सुनो मेरी बात, कैप्टन उसॉप कहाँ पर है? मुझे पता है वो तुम्हारे ही साथ थे। हाँ, जल्दी से बता दो वरना हम तुम्हें मार देंगे। पर लूफी ने इग्नोर करता है और बोलता है, अरे यार मस्त मीट था, तो मजा ही आ गया। मीट सुन के ये तीनों बच्चे डर जाते हैं। क्या मीट? लगता है ये खा गए हमारे कैप्टन को, अब हमारा क्या होगा? हम उसे मार कर खा गए। ये तीनों बच्चे बुरी तरह से डर जाते हैं। भाई क्या ये मजे ले रहे हैं इनके, बचाओ अभी, ये तो राक्षस है। पर इन बच्चों को पता चल जाता है कि ये लोग मजाक कर रहे हैं और बच्चे इन तीनों को उसी जगह पर लेकर आ जाते हैं जहाँ पर उसॉप मिस काया से मिलने आता है, उस ह्यूज मेंशन के पास। इतना बड़ा मेंशन, क्या बात है। पर उसॉप यहाँ पर करने क्या आता है? झूठ बोलने आते हैं। हाँ, वो मिस काया को झूठी कहानियां सुनाते हैं और तीनों बच्चे ने बताते हैं कि मिस काया के पेरेंट्स लगभग 1 साल पहले एक बीमारी की वजह से मर चुके हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है। इसलिए उसॉप उनके साथ हंसी मजाक करने के लिए जाता है ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। ये लड़की बहुत ज्यादा अमीर है पर उसके पेरेंट्स मर चुके हैं, इसलिए अकेले इस बड़े से घर में बहुत दुखी रहती है। क्या बात है, फिर तो सच में तुम्हारे मास्टर बहुत ज्यादा महान है। तो चलो ठीक है, उस मेंशन के अंदर जाते हैं शिप लेने के लिए। अरे क्या कर रहे हो? अंदर बॉडीगार्ड से बहुत सारे, वो तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। अरे कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। लूफी अपने हाथों को बड़ा कर लेता है और ये देखकर ये तीनों बच्चे डर जाते हैं। ये तो एक राक्षस है। और ये सभी लोग लूफी के हाथों को पकड़ लेते हैं। लूफी अपने हाथ छोड़ देता है और सभी लोग हवा में उड़ जाते हैं और इस मेंशन के अंदर आ जाते हैं। और इस तरफ काया नोटिस करती है कि आसमान में कुछ उड़ते हुए इनकी तरफ आ रहा है। उसॉप, वो आसमान में क्या आ रहा है? और उसॉप ऊपर देखता है और देखता है कि ये सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। सभी जमीन पर गिर जाते हैं और बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अरे क्या वो ठीक है? अरे काया, चिंता मत करो, ये सभी लोग न्यू रिक्रूट्स हैं, मेरे क्रू में भर्ती होना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर आए हैं। तुम चिंता मत करो, ठीक है? क्या सच में? क्या आप सभी लोग उसॉप के क्रू में भर्ती होने के लिए आए हो? अरे नहीं नहीं, दरअसल हमें एक शिप और तभी काया का बॉडीगार्ड यहाँ पर आ जाता है। तुम सब बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? इसके लिए तुम्हें सजा जरूर दी जाएगी। और इस तरफ हम एक स्ट्रेंजर को देखते हैं जो कि विलेज के अंदर आ चुका है और इसने अजीब से चश्मे पहन रखे हैं और ये बंदा मून वॉक करते हुए इस विलेज के अंदर एंटर करता है। और इस तरफ काया अपनी बॉडीगार्ड से बोलती है, क्लाडोरे, दरअसल ये लोग। मैम जरा एक मिनट, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? जी सर, दरअसल हमें एक बहुत बड़ी शिप चाहिए और तुम ऊपर। तुम कौन हो? अबे ओ, मेरा नाम कैप्टन उसॉप है, तमीज से बात कर। हाँ, मैंने तुम्हारे बाप के बारे में सुन रखा है, तुम एक घटिया पायरेट के बेटे हो। ये सुनकर कैप्टन उसॉप को गुस्सा आ जाता है। क्लाडोरे, तुम इस काया की दौलत के पीछे पड़े हो ना। मिस काया तुम्हारी औकात के बाहर है, तुम एक गरीब इंसान हो। बस करो क्लाडोरे, अब इसी वक्त इससे माफी मांगो। माफी किस बात के लिए? इस घटिया इंसान से मैं माफी क्यों मांगू? शायद ये भी अपने बाप से नफरत करता होगा। तो मैं अभी तुम्हें जान से मार दूंगा। उसॉप नीचे कूद जाता है और क्लाडोरी के पास जाता है। अरे इतने गुस्से में क्यों? मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा। उसॉप को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। मिस काया और लूफी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। जैसा बाप वैसा बेटा। मुझे मेरे पापा पर गर्व है, वो एक पायरेट थे, समझे? मैंने आज तक बहुत झूठ बोले हैं लेकिन अपने फादर के बारे में कोई झूठ नहीं बोला। नहीं, सच तो ये है कि तुम एक घटिया पायरेट की घटिया बेटे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसॉप प्लीज उसे छोड़ दो, वो सिर्फ मेरी भलाई चाहता है, उसे माफ कर दो प्लीज। पर उसॉप रुक जाता है। हाँ रुक जाओ, अगर थोड़ी सी भी शर्म रह गई है तो यहाँ से चले जाओ। मैं आज के बाद यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा, मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। साले स्टूपिड बटलर, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू पागल है क्या? लूफी रुक जाओ, ये हमारा मामला नहीं है, सब के सब निकलो यहाँ से। और इस तरफ मिस काया अपने कमरे में बैठकर रो रही है। क्लाडोरे काया के लिए खाना लेकर आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। मिस काया, आज भी उस दिन को मैं नहीं भूल पाया हूँ जिस दिन मैं इस घर में आया था। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं और मिस काया के घर के बाहर एक भिखारी आता है और
बोलता है मुझे वहाँ से निकाल दिया गया है जहाँ मैं काम करता था। मैं भूख से मर जाऊंगा, मेरी हेल्प करो प्लीज। उसे अंदर आने दो। और ये कोई और नहीं, मिस काया के फादर होते हैं। सर ऐसे कैसे आने दें इसे, ये तो एक अनजान आदमी है, ये खतरा हो सकता है। नहीं, आज से हम इसे काम पर रखेंगे और अपने घर में एक बटलर की नौकरी देंगे। मिस काया, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी मम्मी पापा जिंदा नहीं है, इसलिए मुझे आपकी बहुत ज्यादा फिक्र होती है। पर यार तुम्हें उस सब से फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब अच्छा इंसान है, दिल का बहुत साफ है। मुझे भी ऐसा ही लगता है मैम। और इस तरफ जोरो, नामी और ये दोनों बच्चे बैठे होते हैं, पर लूफी कहीं पर चला गया है। और तभी इन बच्चों का तीसरा साथी अनियन भागते भागते आता है। दोस्तों, एक अजीब सा आदमी हमारे विलेज में आ रहा है, वो देखो वो आदमी आ गया। ये बंदा मून वॉक करते करते इनके पास आता है। Hey you, why are you calling a weird man? I'm an awesome man, okay? अबे ये आइटम कौन है? तू है कौन बे? Yes, I'm an hypnotist. अच्छा तो हमें हिप्नोटाइज करके दिखा चल। Don't be dumb. You will get hypnotized